का जो जर्नी है वो जब प्रिंट से डिजिटल में शिफ्ट हुआ, तो उस वक्त में भी आप ये इंडस्ट्री में थे जब ये प्रिंट मीडिया इतनी स्ट्रांग थी। यानी मैं खुद देखता था कि हर सैटरडे संडे 2-3 पेजेस डेवलपर के ऐड ही ऐड है। और आज के डेट में अगर देखेंगे तो वो लगभग नहीं के बराबर है। जो हमारी सबसे दो बड़ी वॉर्स हुई है ना हिंदू माइथोलॉजी में, वो था एक था रामायण और एक था महाभारत। उन दोनों में लड़ाइयाँ हुई हैं। तो लड़ाइयाँ हुई है तो उसमें लीडर्स थे, 2 लीडर्स थे। अब आप दोनों की लीडरशिप स्टाइल देखेंगे ना, तो एक जो लीडर थे वो फ्रंट से लीड कर रहे थे, जो हमारे राम जी थे, राम भगवान थे, वो फ्रंट से लीड कर रहे थे। और दूसरे जो लीडर थे वो हमारे कृष्ण भगवान थे, जो पीछे से लीड कर रहे थे। अब आप उनकी लीडरशिप स्टाइल को और ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब उनके पास एक वानरों की सेना थी तो वो फ्रंट से लीड कर रहे थे। हाँ, जब आपके पास वानर सेना है तो आपको फ्रंट पे आके लीड करना पड़ेगा। कुछ जनरेशंस के ब्रोकर्स है कि जिन्होंने उनके दादा को भी कुछ प्रॉपर्टी दी थी, अभी उनके फादर को भी दिया, अभी उनको भी दे रहे, और वही तो जनरेशंस को ब्रोकर केटर करने वाले भी है अवेलेबल। वेलकम मौलिक सर। एक्चुअली ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जब हम रियल एस्टेट के अलग अलग जो एंटिटीज़ है उसमें से स्पेशलाइज लोगों को इनवाइट कर रहे। हमारे जो व्यूअर्स है, फॉलोअर्स है, उनके खास रिक्वेस्ट है ऐसी कि और भी कुछ ऐसे मॉड्यूल्स है रियल एस्टेट के जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं या बहुत ज़्यादा जिसके बारे में लोगों को जानना है कि वो डीपली कैसा चलता है ये सब चीज़ें। तो उसके लिए हम स्पेशली आपके पीछे देखिए सर, आइए पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग मौलिक सर। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं भी आपका एक व्यूअर हूँ। तो आपने ये जो सीरीज़ चालू की है, आई एम श्योर एंड आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी दे रही है, बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रही है। एंड इट इज़ अ ब्रिलियंट सीरीज़, इट इज़ अ सुपर्ब इनिशिएटिव है आपका, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक्स सर, थैंक्स। एक्चुअली सर, मुझे आपकी ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई इसके बारे में एक्चुअली जानना है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। यानी रियल एस्टेट में आप आने के पहले क्या करते थे और कौन सा टाइम था जब आपने रियल एस्टेट में यानी आए आप, वो चीज़ें जाननी है सर। तो दिस गोज़ बैक इन 2006 से 2009 के बीच में, जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था सिम्बाइसिस में। और मैं प्योरली एक इवेंट मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट करके एक इवेंट मैनेजमेंट का कॉलेज है जो फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर कैंपस में है, वहाँ का सेंटर हेड था। एंड वहाँ से मुझे टाइम्स ग्रुप से एक अपॉर्चुनिटी मिली वेयर मुझे उन्होंने बुलाया था कि सारे एग्जीबिशंस और एक्सपोज मैनेज करने के लिए मुझे हायर किया गया था। एंड तो हमने एग्जीबिशंस करना चालू किया। हमने उसमें एक नया एंथुजियाज़म लाने की कोशिश की, नए आइडियाज़ लाने की कोशिश की। और वो होते होते फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जब हमारा जो कोर बिज़नेस हुआ करता था डिजिटल स्पेस का, ऑनलाइन का जो बिज़नेस का जो टॉप लाइन था, और उसमें फॉर्चुनेटली एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई कि एक पोजीशन एम्प्टी थी एंड कोई मैनेज करने के लिए नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे जो मेंटर थे उन्होंने मुझे कहा कि यार तू ये ट्राई कर, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस। एंड वो मैंने किया एंड सडनली सारी चीज़ें क्लिक होने लगी। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी उसमें, बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। एंड आई थिंक मेरा ट्रांजिशन हो गया और फिर बाद में मुझे पता चला अच्छा इसको सेल्स बोलते हैं। अच्छा। तो बहुत ही अनप्लैंड एंट्री हुई थी मेरी ये सेल्स में। बट आई थिंक तब से लेकर अब तक इट इज़ ऑलवेज अ न्यू डे एंड अ फ्रेश स्टार्ट। लगभग कितने साल हो गए सर ये सब चीज़ों को? ये 2011 में मैं कोर सेल्स में आया, तो आई थिंक आज 13 ईयर्स। ग्रेट। ये 12-13 ईयर्स की जो आपकी जर्नी रही, ये जर्नी में आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो वो जो लोग थे, तो उसमें से अभी बहुत सारे लोग आज एग्जिस्ट करते हैं बिजनेस में, बहुत सारे की जो बिजनेस छोड़ के चले गए। तो आपका एक्चुअली इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन लोग हैं जो टिके रहे, या कौन से ऐसे लोग थे जो सस्टेन नहीं कर पाए, और आपका क्या ये उसके पीछे कि क्यों नहीं कर पाए, और अगर कर पाए तो क्यों कर पाए वो? अब आई थिंक एक जो नए तरीके अपनाने वाले जितने भी लोग थे, जिनको एक्सेप्टेंस था, जो इंडस्ट्री के साथ चल रहे थे, वो लोग आज भी बहुत स्ट्रांगली इस इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
हम मेरी आपसे ही मुलाकात हुई थी 14-15 के करीब में, एंड वी हैव बीन वेरी गुड इन टच विद ईच अदर. तब से हम एक दूसरे को जानते हैं, हमने देखा है एक दूसरे का ग्रोथ उस टाइम से. बहुत ऐसे भी लोग थे जिनकी जो हेड स्टार्ट थी वो बहुत अच्छी थी, बट एक स्टैग्नेंसी आ गई थी उनके बिजनेस में, या उनके नई चीज़ें अडेप्ट करने के तरीक़ों में एक स्टैग्नेंसी आ गई थी. तो वो लोग आज शायद नहीं है इस इंडस्ट्री में. बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये नेचर का लॉ है. तो जिन्होंने भी अडेप्टेबिलिटी की है, जिन्होंने नए तरीके अपनाए हैं, नई सोच को वेलकम किया है, मार्केट्स के साथ मूव किए हैं, वो लोग आज भी बहुत स्ट्रांग है और वो लोग ग्रो कर रहे हैं. सर आपने इसके पहले भी एक बड़े पोर्टल के साथ में काम किया, आपकी जर्नी भी एक बड़े पोर्टल के साथ में हुई, वो बड़े पोर्टल का भी देखा है. आज आप एक दूसरे बड़े पोर्टल पे लीड कर रहे, एक बड़े पोस्ट पे है आज आप. तो मुझे ये जानना है कि पोर्टल्स, ऐसा क्या रहता है पोर्टल्स में कि जो एक रियल्टर ने पोर्टल से बिजनेस करना चाहिए, या पोर्टल्स में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो रियल्टर को एक इमीडिएट लीड देती है, या फिर उसका जो फ्लो है उसका थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि रियल्टर ने पोर्टल्स क्यों यूज़ करना चाहिए, और थोड़ा सा पोर्टल्स की हिस्ट्री भी आप अगर उसके साथ में थोड़ा बता पाए कि क्या है इसके पीछे रीज़न. देखिए, इंटरनेट जब इंडिया में बढ़ रहा था उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं था कि इतने इन्वेंशंस होंगे. लोग ऑर्कुट यूज़ करते थे और एक दिन फेसबुक आ गया. सही है. और इतना ज़ोरों शोरों में आया कि ऑर्कुट एक दिन बंद करना पड़ा, राइट. एंड फेसबुक इज़ गोइंग स्ट्रांग. आई मीन उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट की है, नई नई चीज़ें लाई हैं. सिमिलरली इज़ विद पोर्टल्स. मैंने जब ये जर्नी चालू की थी तब आई थिंक 4 या 5 प्लेयर्स हुआ करते थे पूरे इंडस्ट्री में. पूरे इंडस्ट्री में. फिर वो बढ़ते बढ़ते 7 हो गए, फिर बीच में वो 4 हो गए, आज वो 3 है, हो सकता है आगे जाके फिर 5 आ जाए. ओके. ये इन्वेंशंस जो हो रहे हैं और ये जो चेंजेस हो रहे हैं पोर्टल इंडस्ट्री में, ये जो भी इसको अच्छे से अडेप्ट कर रहा है, जो भी मार्केट का पल्स समझ रहा है, वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं. लोगों ने क्यों पोर्टल्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, इसका फ्लो कैसा है, ये एक प्लेटफॉर्म है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बाइंग साइकिल में एक डिग्री का ट्रांसपेरेंसी लेके आता है. चाहे वो आपको रेंट के लिए प्रॉपर्टी चाहिए हो, या कमर्शियल चाहिए, या आपको ख़रीदना है, या आपको पिछले 3 साल का ट्रेंड देखना है, या आपको ये चेक करना है कि इस लोकेलिटी के रिव्यूज़ क्या है. कोई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस लोकेशन में नहीं रहते हैं. पूना इज़ अ सिटी ऑफ माइग्रेंट्स, है ना. पूना इतना कभी बड़ा हुआ ही नहीं करता था. तो आज अगर बाहर से लोग आ रहे हैं और उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो उन्हें वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए. और वो वन स्टॉप सोल्यूशन पे उन्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन इन अ मोस्ट ट्रांसपेरेंट वे चाहिए. एंड आई थिंक पोर्टल्स इसीलिए सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन जहाँ पे यू कैन बाय, यू कैन सेल, यू कैन रेंट, यू कैन शेयर. आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, आप दूसरों के एक्सपीरियंस पे जजमेंट्स ले सकते हो, आप डिसीजंस ले सकते हो. सो आई थिंक इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन. ऑल प्रॉपर्टी पोर्टल्स आर वन स्टॉप सोल्यूशन. ये चीज़ एक इंडिविजुअल अगर कोई बड़ा प्लेयर भी हो तो ये इकोसिस्टम नहीं क्रिएट कर पाता. जैसे आज आपकी इकोसिस्टम क्रिएट हो चुकी है, पर ये इंटरनली जो इकोसिस्टम बन चुकी है, तो इसके पीछे बेसिक क्या रहता है, यानी बेसिक फंडामेंटल्स क्या रहते हैं जो एक पोर्टल चलाने वाले लोग, या फिर पोर्टल में आज जो हायर पोजीशन के लोग हैं, इनके बैक ऑफ द माइंड क्या होता है कि ये पोर्टल्स कैसे चलना चाहिए, आगे क्या क्या आना चाहिए, और ये जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें फर्दर गोइंग क्या क्या इनोवेशन हो सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? श्योर. सो देखिए, आप ये समझिए कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी पोर्टल ऑपरेट हो रहा है, वो उसका एक कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी बायर पोर्टल पे आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होनी चाहिए. अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है तब जाके वो और 4 बायर्स को बताता है, और वो और 4 बायर्स आते हैं. कोई भी बायर जब किसी भी प्रॉपर्टी पोर्टल पे आता है, उसे ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन में, ईज़ ऑफ यूज़ चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी पोर्टल पे आया और 15 मिनट से ढूंढ ही रहा है कि इसको क्या चाहिए. ही शुड कम, ही शुड सर्च. उसने देखा मुझे क्या चाहिए, उसने चूज़ किया, उसने कॉन्टैक्ट ड्रॉप किया और वो निकल गया. जो भी प्रॉपर्टी पोर्टल ये मैट्रिक्स पे काम कर रहे हैं, दे विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल प्रॉपर्टी पोर्टल्स. ओके. तो एक UI का बहुत बड़ा पार्ट है. यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए, ईज़ ऑफ यूज़ होना चाहिए, आप कितना इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर सकते हो, आपके प्लेटफॉर्म पे कितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो कितनी ईजीली अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रॉन्ग पोर्टल बनाती है. आने वाले टाइम में आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, फोर्सिंग अस टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वर्चुअल रियलिटी आ रही है. आज लोग वीडियो कॉल्स पे साइट विजिट्स कर रहे हैं.
आज लोग रील्स पोस्ट कर रहे हैं अपने क्लासिफाइड एड्स पे, जो वीडियोस आप पहले व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते थे, आज वो आप वीडियो आपके लिस्टिंग्स पे, आपके क्लासिफाइड एड्स पे अपलोड करके आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हो। आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव हो उतना ज़्यादा आप अटेंशन ग्रैब करोगे, और आजकल लोगों का अटेंशन कम होते जा रहा है तो इसलिए आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी प्रॉपर्टी पोर्टल्स इस लाइन ऑफ इस वे में जो भी काम कर रहे हैं, आई थिंक दे विल सर्वाइव, दे विल डू देयर बेस्ट। ग्रेट सर, एक्चुअली मुझे एक चीज़ जानना है, आज का जो ट्रेंड चल रहा है, आपने भी देखा है कि आज रियल इस्टेट ऑल टाइम हाई पे, ठीक है, गोल्ड भी ऑल टाइम हाई पे, सिमिलरली शेयर मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे। तो ये हम एक्चुअली इंडिया जा कर रहा है ये अभी, क्योंकि ऐसा होता था कि अगर शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे या फिर हाई पे तो गोल्ड नहीं होता है। तो ये टाइम ऐसा आ चुका है कि तीनों की तीनों ऑल टाइम हाई पे। तो इसको आप अगर कंपेयर करेंगे कोई और कंट्री के साथ में, तो इंडिया सही ट्रैक पे है या फिर इंडिया के और अच्छे दिन आने वाले हैं, या क्या लगता है आपको ये सब चीज़ें देख के? देखिए, मैं आपको मेरा ओपिनियन देता हूँ इसमें। आई थिंक द वर्ल्ड इज़ लुकिंग अपॉन अस, पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पर है। जितने यूनिकॉर्न्स हमने बनाए हैं, या फिर जितने स्टार्टअप फोकस्ड इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, जितनी कंपनीज ओपन हो रही हैं, जो स्टार्टअप मेंटालिटी से लोग काम कर रहे हैं, स्कूल्स में स्टार्टअप लेसन्स सिखाए जा रहे हैं बच्चों को। आज 7th और 8th का बच्चा ऐप डेवलप कर रहा है, हाँ राइट। तो ये इफ़ एवरीबडी, जो हर किसी ऐसे हर इंसान में अगर उसकी अपब्रिंगिंग में अगर ये कल्चर डाला जाए कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम यू शुड फाइंड अ सोल्यूशन एंड नॉट अनदर प्रॉब्लम, देन आई थिंक दिस इज़ वेयर वी आर। तो आज हमारा जो देश है ना, वो इस मकाम पे है कि पूरी दुनिया की नज़रें हम पे हैं। इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट, आई थिंक वी सोल्ड व्हाट, हमने 20-22 लाख घर बेचे हैं लास्ट ईयर एट अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ तकरीबन। अगर आप हमारे पड़ोसी को देख लो, आप चाइना को देख लो, तो चाइना मस्ट हैव सोल्ड 5 times मोर देन अस डेफिनेटली, और वो भी लगभग 6-7 साल के अगर उनका देखेंगे रिकॉर्ड, कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली बेच रहे हो कंटिन्यूसली। तो हमें तो ये पूछना चाहिए कि क्या हम सही हमारे पीक पे है, सही में हमारे पीक पे, या हमारा पीक अभी और आना बाकी है? ओके, तो मे भी आना बाकी है, क्योंकि अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो पीक आना बाकी है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आज तो हमने उनको भी अपने पॉपुलेशन में सरपास कर चुके हैं। सही बात है। बट हम उनसे सिर्फ 1/5 होम्स बेच रहे हैं, हम उनसे 20% सिर्फ घर बेच रहे हैं। तो द राइट क्वेश्चन इज के क्या हमारा पीक आना बाकी है? सही बात है सर। ये एक्चुअली इस पे बहुत चीज़ों पे सोचना ज़रूरी है। अगर देखेंगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके भी ये कुछ सिम्टम्स है, ये इफेक्ट्स दिख रहे हैं आज हमको डेफिनेटली। सर, पोर्टल्स का अगर हम देखेंगे तो आज एक ब्रोकर या फिर आज एक डेवलपर जब पोर्टल यूज़ कर रहा है तो उनके बहुत सारी चीज़ें इससे रिजॉल्व हो रही है। तो पोर्टल्स और कुछ लेके आ सकते हैं आगे, या फिर जो ओनर्स है उनके लिए कुछ और सोचा है कि वो जो ओनर लिस्टिंग्स कर रहे हैं, तो ये जो 3 एंटिटी है, एक तो जो रीसेल करता है खुद का फ्लैट, वो एक ओनर है, दूसरी एंटिटी है डेवलपर, तीसरी एंटिटी है ब्रोकर। तो ये तीनों एंटिटी के ऊपर एक पोर्टल का क्या सोचना है कि ये इनको आप कैसा सर्व कर सकते हैं बेस्ट? तो एक कस्टमर जो खुद का फ्लैट बेच रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, एक बिल्डर को किस नज़रिए से देखते हैं, और एक ब्रोकर को किस नज़रिए से देखते हैं आप एज अ पोर्टल? एक थोड़ा सा उसके बारे में आप मुझे एक आइडिया दे पाएंगे? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आई मीन बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एज अ प्रॉपर्टी पोर्टल हम ये तीनों कैटेगरी को इक्वल ट्रीट करते हैं। ओके, बिकॉज प्लेटफॉर्म पे जब कोई आता है वो उस इन्वेंट्री के लिए आता है, ना कि वो आपका प्रोफाइल देख के आता है। बहुत सारी जगह पे ऐसा सप्लाई कुछ लोगों के पास है, अवेलेबल है आज, जहाँ पे वो शायद सिर्फ डेवलपर के पास है, या सिर्फ ब्रोकर के पास है, या सिर्फ आपको वो एक ओनर दे सकता है। हम अगर टॉप 8 सिटीज़ की बात करें तो टॉप 8 सिटीज़ में डेवलपर और ब्रोकर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। ओके, बट ये जो सप्लाई आ रहा है, ये जो डिमांड लेके आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? तो कोई भी इंसान जब कोई प्रॉपर्टी पोर्टल पे आता है, वो कोशिश यही करता है कि मैं एक एंड सेलर से कनेक्ट करूँ। जैसे कोई भी ब्रोकर ये चाहता है कि मैं एक एंड यूज़र से कनेक्ट करूँ, कोई भी डेवलपर चाहता है कि मैं एक एंड यूज़र से कनेक्ट करूँ। तो उनका भी मोटिव वही होता है। एज अ प्रॉपर्टी पोर्टल वी ट्रीट एवरीबडी वेरी इक्वली, क्योंकि जो जितना सप्लाई लाता है वो उस सप्लाई से आप वो पोर्टल उतनी डिमांड क्रिएट कर सकता है। ओके, तो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ एन एग्रीगेटर। अगर अमेज़ॉन पे बेचने के लिए आपके पास इन्वेंट्री नहीं है तो आप अमेज़ॉन पे नहीं जाओगे। आप अमेज़ॉन पे इसलिए जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन। तो आई थिंक इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पोर्टल
अगेन टू रिआइटरेट कि जो भी वन स्टॉप सोल्यूशन की मेंटालिटी से काम कर रहा है और जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है विथ रिस्पेक्ट, आप ब्रोकर्स को उनका ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, आप डेवलपर्स को उनका ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, आप ओनर्स को उनका ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, एंड एज अ प्रॉपर्टी पोर्टल आप बहुत अच्छा करेंगे। ग्रेट सर, मुझे ये जानना है आपसे कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं और आपके पास जो टीम है या वो अलग अलग लोकेशंस पे, आज आपके पास पूना में आपका जो टेरिटरी है वो बड़ा है, तो ये जो है ये इस करते हो कि आप कौन से लीडरशिप स्किल्स यूज़ करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जानना है कि लीडरशिप स्किल्स जो है ना ये स्पेसिफिकली कौन से है और जो यूज़ करना आप यूज़ करते हैं और कौन से जो ब्रोकर्स ने भी यूज़ करना चाहिए या डेवलपर्स ने भी यूज़ करना चाहिए आपके नज़रिए से। देखिए अभिजीत जी, कैसा है, कुछ चीज़ें जो लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको सिखाती हैं। आपका अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करता है, आपकी सोच बहुत मैटर करती है। मुझे रीडिंग की भी काफ़ी हैबिट है, तो मैं काफ़ी केस स्टडीज़, काफ़ी चीज़ें पढ़ते रहता हूँ, लीडरशिप पे काफ़ी लेसन्स पढ़ते रहता हूँ। कहीं पे मैंने कुछ पढ़ा था, हिंदू माइथोलॉजी से भी मैंने कुछ लीडरशिप लेसन्स लिए थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ मैं आपको। वो जो इंटरेस्टिंग चैप्टर था उसमें ये बताया गया था कि जो हमारी सबसे दो बड़ी वॉर्स हुई है ना हिंदू माइथोलॉजी में, वो था, एक था रामायण और एक था महाभारत। उन दोनों में लड़ाइयाँ हुई हैं, तो लड़ाइयाँ हुई है तो उसमें लीडरशिप थे, लीडर्स थे, दो लीडर्स थे। अब आप दोनों की लीडरशिप स्टाइल देखेंगे ना, तो एक जो लीडर थे वो फ्रंट से लीड कर रहे थे, जो हमारे राम जी थे, राम भगवान थे, वो फ्रंट से लीड कर रहे थे, और दूसरे जो लीडर थे वो हमारे कृष्ण भगवान थे, जो पीछे से लीड कर रहे थे। अब आप उनकी लीडरशिप स्टाइल को और ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, जब उनके पास एक वानरों की सेना थी तो वो फ्रंट से लीड कर रहे थे। हाँ, जब आपके पास वानर सेना है तो आपको फ्रंट पे आके लीड करना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज आपको उनको बताना है, क्योंकि वो ईगरली दे आर लुकिंग अप टू यू, वो आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं आप जैसा बनना, वो फॉलो करना चाहते हैं आपको, तो आपको उनको सामने से लीड करना पड़ेगा। बट जब आपके पास एक ऐसी सेना है कि आपके पास द बेस्ट सोर्ड्समैन है, आपके पास बेस्ट आर्चर है, एंड आपको लगता है कि आपको उनको फ्रंट से लीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शायद उनको डायरेक्शन देना है, तो आप पीछे से भी लीड कर सकते हैं। तो ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी में इतने लीडरशिप लेसन है कि मैंने तो ये एक छोटा चैप्टर पढ़ा था, विच टॉट मी एंड विच गेव मी, इतना इंसाइट मिला मुझे कि मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी किसी को सिर्फ डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है, और कभी किसी को करके दिखाने की भी ज़रूरत होती है। तो ये दोनों लीडरशिप लेसन अपने आप में है, आपको डिसाइड करना है कि आपके पास कैसी सेना है। सही है। आपका एक्चुअली ईयर कैसा प्लान करते हैं? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा आपका, कुछ अभी आप दिसंबर में बैठे हुए तो कुछ प्लान किया आपने कि नेक्स्ट ईयर आपका कुछ एजेंडा, या फिर आपको ब्रेक कैसा करते हैं उसको, यानी जो टास्क है आपके ईयरली टास्क है, या फिर उसका ब्रेकडाउन कैसा होता है कि क्या क्या करना है, कैसा कैसे करना है? क्योंकि क्या है कि इधर ही बहुत सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स या फिर ये जो कोई भी इंडस्ट्री में, जैसे ब्रोकर्स ही नहीं, बहुत सारे डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो प्लान नहीं बना पाते प्रॉपरली कैसा प्लान करना चाहिए। तो एक थोड़ा सा एक आप गाइडलाइन दे पाएंगे कि आप कैसा प्लान करते हैं और कैसा प्लान करना चाहिए लोगों ने? देखिए, मैं साइंस और मैथ के बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखता हूँ। तो मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि आप इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म पे काम करो, आप जो इनपुट दोगे उसी के बेसिस पे आपका आउटपुट निकलेगा। तो मैं अपने जो गोल्स हैं दो तरीके से ब्रेकअप करता हूँ। एक है मेरे प्रोफेशनल गोल्स, जो मुझे क्लियर कट बताते हैं कि अगर मैं मेरे प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करता हूँ तो शायद मैं एक स्टेप आगे पहुँच सकता हूँ। उतना ही या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है पर्सनल गोल्स, क्योंकि हर किसी की एक पर्सनल लाइफ है, हर किसी का एक वे ऑफ लिविंग है, हर किसी के आसपास में एक ऐसा इकोसिस्टम है, जो आप फैमिली होती है, जो आपकी फ्रेंड्स होती है। तो ये दोनों गोल्स बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने इस पर राइट बैलेंस, अगर आपको इसका मिल गया है, देन आई डोंट थिंक कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी होगा जिससे आपको डीमोटिवेटेड फील होगा। पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स में कुछ चीज़ें प्रिंसिपल्स से भी होती हैं। जैसे मेरा एक प्रिंसिपल है कि नेक्स्ट ईयर मैंने डिसाइड किया कि मुझे 2500 आवर्स की ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग इन द सेंस, यानी आपको लोगों को ट्रेन करना है 2500 आवर्स। तो मैंने वो एक गोल लिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जैन, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि मैं 2500 आवर्स 2500 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग करूँगा। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि देर आर 3 पीपल इन अ रूम और मैं तीनों को 1 घंटा शायद कोच कर रहा हूँ या उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो दिस इज़ 3 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीटेड। तो ये एक गोल मेरा हो जाता है। मेरा दूसरा गोल है दैट आई हैव टू मीट 2000 क्लाइंट्स
न्यू क्लाइंट्स और एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग न्यू सब मिला के 2000 Okay. क्लाइंट्स। कैसा है कि आप जब किसी एक वेंडर से मिलते हैं या आप 3 अलग वेंडर से मिलते हैं तो आपको 3 अलग बिजनेस मॉडल समझ में आते हैं। अगर मैंने ये टास्क लिया, मैंने ये गोल लिया कि मुझे 2000 क्लाइंट्स से मिलना है, तो मुझे 2000 बिजनेस मॉडल समझ में आते हैं। सही है। Because ऐसा नहीं है, हर कोई बेमाल बेच रहा है इस इंडस्ट्री में, हर कोई अपने तरीके से सेल्स कर रहा है, हर किसी ने अपने अलग प्रिंसिपल्स पे एक सेल्स टीम बनाई है, एक अलग मार्केटिंग इनपुट है उसका, एक अलग ट्रिक है उसकी, ट्रिक ऑफ द ट्रेड जिसको हम कहते हैं। अगर मैं 2000 लोगों से मिलता हूँ तो हो सकता है कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आए और कुछ चीज़ें समझ में ना आए, बट आई थिंक कि मेरे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये 2000 बिजनेस मॉडल समझने की, जो अपने आप में मेरा जो मेरा ट्रेनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, ये बात तो सही थी जो आपने बताया। मुझे सर एक चीज़ जाननी है, आपने इतने सालों में ये जो जर्नी देखी है उसमें आपको भी याद होगा कि एक टाइम था जब डेवलपर खुद का माल खुद बेचते थे, ठीक है। उसके बाद में आज का टाइम, आज अगर देखेंगे तो लगभग 80 to 90% माल जो है बिल्डर्स का, वो आज चैनल पार्टनर्स या अलग अलग सोर्सेस है इससे बिक रहा है। तो वो जो ट्रांजेक्शन था, डेवलपर्स ने आज चैनल पार्टनर एक्सेप्ट किए, बाद में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, ये इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्योंकि आपने ये पूरी जर्नी देखी है, तो आपका इस पे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक अभिजीत जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस जर्नी में जो चेंज हुआ है इज़ रेलिवेंसी। जो रेलिवेंस है ना ब्रोकर्स का, वो आज 365 डेज का है, जो एक Yes. डेवलपर का नहीं होता। ओके, अगर आप इस मार्केट में 365 दिन रेलिवेंट है तो आपके पास बायर है, क्योंकि बायर की जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने से लेकर जो क्लोजिंग की जर्नी का जो टाइम है, वो कभी कभी 45 डेज का भी है, कभी कभी 6 महीने का भी है, कभी कभी 2 साल का भी है। ओके, अब कोई भी एक डेवलपर जब एक प्रोजेक्ट लाता है, अगर उसके पास कुछ प्रोजेक्ट्स है और कुछ ही इन्वेंट्रीज है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं है या फिर लाइंड अप नहीं है लॉन्चेस आफ्टर लॉन्चेस, तो उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जब 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 उनके पास माल होता है बेचने के लिए। जब उनके पास वो माल ख़त्म हो जाता है, देन दे डोंट फील कि इट इज़ नेसेसरी कि मुझे अभी भी अपने ब्रांडिंग के लिए खर्चा करना है, या मुझे अपना नाम रेलिवेंट रखना है, या मैं कोई ना कोई और तरीके से, मैं CSR तरीके से अपनी विजिबिलिटी मेंटेन करूं। आज के दौर में एक कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो मेमोरी साइकिल है वो शॉर्ट होते जा रहा है। सही बात है। पहले हम मूवीज़ देखते थे, अब हम रील्स देख रहे हैं, हम वीडियोस कंज्यूम कर रहे हैं, एंड हमें अब सब कुछ एक थंब पे है। एक थंब पे। आप 5 सेकेंड्स एंड अगर आपका अटेंशन ग्रैब नहीं हुआ तो यू जस्ट हैव द लिबर्टी कि आप मूड भी उतना चेंज हो रहा है, मूड भी चेंज हो जाता है आपका, राइट। तो अगर आप 365 दिन रेलिवेंट नहीं रहेंगे तो आपको आपकी डिपेंडेंसी किसी और पे शेयर करनी पड़ेगी। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये ब्रोकर्स ने बहुत अच्छे से ग्रैब की है। अगर आप कोई भी ब्रोकर का जर्नी देखेंगे, कोई भी लीडिंग ब्रोकर का या कोई भी नया ब्रोकर जो एंटर हो रहा है, वो 365 दिन किसी ना किसी इन्वेंट्री, किसी ना किसी डेवलपर के साथ वो बिजी रहता है। बिकॉज वो 365 दिन बिजी रहता है, उसके पास हमेशा बायर्स का डेटा होता है। कोई भी बायर का डेटा एक डिस्कवरी स्टेज, कंपैरिजन स्टेज, फिर प्राइसिंग, मैनेजमेंट, फिनेंस एंड क्लोजिंग, ये स्टेज से हर एक बायर गुजरता है। आपने जिस बायर को डिस्कवरी स्टेज में टैप कर लिया है, हो सकता है उस टाइम पे जो प्रोजेक्ट हो वो उसके कंपैरिजन स्टेज पे आने तक वो प्रोजेक्ट बिक गया है। सही बात है। इफ़ द डेवलपर इज़ नॉट रेलिवेंट तो फिर वो बायर उस प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंट नहीं है। बट एक ब्रोकर के पास 365 दिन माल होता है बेचने के लिए। सो दैट इज़ वेयर द जर्नी हैज़ ट्रांजिशनड, क्योंकि रेडी बायर्स मिल जाते हैं आपके पास, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली एक चीज़ जो है ना, फाइनेंस के बारे में जैसे आपने बताया, तो एक बायर के लिए फाइनेंस आज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग भी फाइनेंस के थ्रू होते हैं जी। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है कि अब आगे आने वाले दिनों में कैसा टाइम आएगा जब फाइनेंस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा? ऐसा लग रहा है आपको ये सब चीज़ों में? आई थिंक फाइनेंस इज इकोसिस्टम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। आपके एम्बिशंस और इमोशंस आपको बाइंग का इंटेंट आपके अंदर पैदा कर सकती हैं, बट वो इंटेंट को पूरा करने के लिए आपके पास फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड जिस तरह से आज क्रेडिट लाइंस ओपन हो चुकी हैं, बैंक्स इतनी आ गई हैं, अग्रेसिव हो गई हैं। मुझे नहीं पता था SBI कभी इतनी अग्रेसिव हुआ करती थी, बट आज नहीं वहाँ पे तो 2-2 घंटे रुकना पड़ता था लोगों को। हाँ, बट आज वो लोग बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। NBFCs आ गए हैं, इतने सारे फिनटेक कंपनीज आ गई हैं, शॉर्ट लोन्स देने के लिए तैयार है। तो आज हमारे हिसाब से बायर्स 2 हिसाब से हैं। एक जो इन्वेस्टर्स है, कोर इन्वेस्टर्स, जिनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का कंसर्न है,
दूसरे वो भी सेट ऑफ बायर्स है जिनको अगर उनके इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी मिल गई तो कहीं ना कहीं उनका इंटेंट है कि मुझे 20% प्रॉपर्टी खरीदनी है, बाकी 80% बैंक खरीदने वाला है ये प्रॉपर्टी. सो दैट इज़ हाउ दे आर मैनेजिंग द फिनेंस. सेकेंडली अभिजीत जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जितना ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है प्रॉपर्टी बाइंग का, उतना ही बहुत इमोशनल भी है. हर बायर शायद आपके साथ खुल के अपनी फिनेंशियल कंडीशन डिस्कस नहीं करना चाहेगा, बट अगर कोई भी सेलर ने उस बायर का फाइनेंस का पल्स पकड़ लिया, आई थिंक यू कैन बी हिज बेस्ट फ्रेंड. अगर आपको जैसे आपको अगर मेरे फिनेंसेस पता है कि मेरा हेल्थ रिपोर्ट तो ठीक है बट मेरा वेल्थ रिपोर्ट कैसा है वो भी अगर आपको पता है, देन वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. दैट इज हाउ द इंडस्ट्री इज. सही बात बताई आपने. मुझे एक एक्चुअली क्यूरियोसिटी आपसे ये जानने में कि जो ब्रोकर्स होते हैं, तो आपने ब्रोकर्स का पूरा टर्नओवर देखा है इतने सालों में, अपने इतने सारे ब्रोकर्स. आज पुणे में कौन ब्रोकर नहीं है जो आपको नहीं पहचानता होगा, ऐसा कोई बहुत मुश्किल से सिचुएशन है. तो ब्रोकर्स ने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अडेप्ट करना चाहिए, जो कि वो मिस कर रहे, कोई कर रहा होगा कोई नहीं कर रहा होगा. आपने इतने सारे लोगों को देखा है, किसी का कुछ प्लस पॉइंट था, किसी का कुछ प्लस पॉइंट था, तो कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करके प्लस पॉइंट आप गिना पाएंगे कि नहीं ये प्लस पॉइंट जो है ना ये आपको ऊपर लेके जाएगा ही जाएगा. तो ऐसे कुछ प्लस पॉइंट आप. आई थिंक टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी डिस्कस हो सकती हैं और जो अभी भी ओपन है, जो उनको लर्न करनी चाहिए, जो उनको सीखनी चाहिए. और हम भी बहुत सीखते हैं. बहुत सारे ब्रोकर्स के पास बहुत सारे इनोवेटिव तरीके होते हैं, जुगाड़ू बोल सकते हो आप. जुगाड़ू तरीके हो सकते हैं जो वो, एंड दे आर द मास्टर ऑफ द गेम. बट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल, तो डिजिटल में बहुत सारे ब्रोकर से जब हम मिलते हैं तो वो बोलते हैं हमारा डिजिटल चल रहा है, हमारा गूगल चल रहा है, हमारा फेसबुक चल रहा है. बट दे हैव टू अंडरस्टैंड फेसबुक इंस्टाग्राम इज़ ओनली मेटा, एंड डिजिटल की जो दुनिया है वो बहुत वास्ट है. अभी तो हम AI और VR में घुसे नहीं हैं. जब AI इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब तो द गेम इज़ गोइंग टू बी ओपन. आई मीन तब जो जनरेशन के ब्रोकर्स जब AI यूज़ करना चालू कर देंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द न्यू गेम ऑल टुगेदर. मेटा के बाहर भी आज जो दुनिया है, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म में आज लोग आते हैं और एड्स डालते हैं, उनको लगता है कि इंडियन एकर्स आएगा और वो लीड दे देगा. बट ऐसा नहीं है. उसके बैक एंड पे बहुत काम चालू है. हम बायर का पर्सोना चेक कर रहे हैं, बायर की जर्नी मैप कर रहे हैं, हम टूल्स डिजिटल के यूज़ कर रहे हैं. गूगल मेटा के अलावा आउटब्रेन, एडजेब्रा, एंस्टेक्स, कैट, गूगल एड मॉब, इतने सारे तरीके हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो ब्रोकर्स को ओपन होना चाहिए. दे शुड स्टार्ट यूजिंग CRM, फीडबैक मैकेनिज्म्स डेवलप करने चाहिए. क्योंकि अगर आज आपके पास डेटा है, देन यू हैव द बिगेस्ट करेंसी. आपने जो अभी 4 नाम गिना है ना, वो तो एक्चुअली लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, जो आप 99 एकड़ में या फिर आपके प्लेटफॉर्म्स में आप यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ें. तो ये भी और ग्रो होगा, यानी अभी जो स्टेज पे है इसके ऊपर भी और कुछ काम चालू है. डेफिनेटली बैक ऑफ द, अगर आपके पोर्टल की बात करते हैं तो आप इसके ऊपर पोर्टल भी कुछ और काम कर रहे हैं. बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं. हम कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, हम कंटेंट से लीड जनरेट कर रहे हैं. और आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे, बेस्ट सोर्स. इमेजिन अभिजीत जी, आपकी एक वेबसाइट और वेबसाइट पे कंटेंट है और बिना पैसे दिए आपके लिए लीड जनरेट हो रही है, आपको कैसा लगेगा? उससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ टूल टू जनरेट लीड्स, बट उसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए. आज आप बहुत सारे आर्टिकल्स जब ओपन करते हैं तो वो टाइम अटेंशन आपका कितना जाने वाला है वो डिस्क्लेमर में आ जाता है. आप कोई भी आर्टिकल एक ओपन करेंगे, आपको राइट साइड पे लिखा होगा 3 minutes रीड, ओके 5 minutes रीड. तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि पढ़ना है या ना पढ़ना है. एग्जैक्टली आपका कितना टाइम जाने वाला है वो पढ़ने में. फिर आपकी वो कोर की हेडलाइन होती है कि जो आपका इंटरेस्ट जगा दी कि मुझे पढ़ना है कि नहीं. लेट्स से टुडे इफ आई रीड एन आर्टिकल विच इज टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस इन पुणे, हो सकता है मुझे वो पढ़ना हो और वो उसमें 3rd डेस्टिनेशन है वो जो आपकी हो. और आप जो 2 प्रोजेक्ट्स बेच रहे हो उसकी बैकलिंक्स हो, उस पर कोई क्लिक करो और आपकी वेबसाइट पे आ जाए. ग्रेट. इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग इट विल बी. एंड वो 3 मिनट का रीड कभी वो 15 मिनट का हो जाएगा और गलती से वो कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा तो डाटा में डाउनलोड हो जाएगा. एग्जैक्टली सही बात है. एक्चुअली आपने पूना मार्केट इतने सालों से देखा है, तो आपके नज़रिए से पूना मार्केट कैसा ग्रो हुआ ये इतने सालों में, जब से आपने बिगिनिंग की है तब से अब तक पूना मार्केट ने कैसा ग्रो किया है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूँ. जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो हमारा एक बहुत क्लोज मेरा एक फ्रेंड था. एंड उस टाइम पे तो शुरुआत में जो भी पुणे आता है वो हॉस्टल में रहता है. पहले सब घर वाले उनको हॉस्टल में रखते हैं.
1 साल के बाद सब हॉस्टल बोर होने लगता है, तो लोगों को फ्लैट सिस्टम्स पता चलने लगती है। तो उसमें मेरा एक दोस्त था जिसने उस टाइम पे पाषाण में फ्लैट लिया था, एंड मेरा कॉलेज था सिम्बायोसिस ऑन सेनापति बापट रोड। एंड जब उसने बोला कि मैंने ऐसा ऐसा फ्लैट लिया और पहली बार हम फ्लैट पे गए, उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया हम इसी घर कभी नहीं आएंगे वापस। अच्छा, क्योंकि वो पाषाण सेनापति बापट रोड से हमें इतना ज़्यादा दूर लगा था और इतना आइसोलेटेड और इतना जंगल में जाके वो फ्लैट लगा था कि हमने सोचा यार ये तो पागल है। अब मैं अपनी खुद की बाइंग जर्नी की बात करता हूँ कि मैंने 2012 में फ़्लैट सोचा कि यार ले लेना चाहिए, रियल एस्टेट में है, इतनी बड़ी कंपनी में है तो खुद भी एक फ़्लैट होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। 2012 में मैंने फ़्लैट ढूंढना चालू किया। मेरे पास बजट था मॉडल कॉलोनी में फ़्लैट लेने का, बट मैंने वो डिसीजन कोई ना कोई रीज़न देकर मैं पोस्टपोन करने गया। 2015 एक ऐसा मोड था जब मुझे वो पीयर प्रेशर भी, जैसे घर से प्रेशर होता है ना, नहीं या तो वापस जाओ यार तुम कुछ कर लो वहीं कर लो, वैसे टाइप्स था। 2015 में मेरे पास बजट वही था, बट उस टाइम पे मेरी मॉडल कॉलोनी की अफोर्डेबिलिटी चली गई थी। ओके। और 2015 में मैंने खुद पाषाण में फ्लैट लिया। अच्छा। ओके। सो वो जो 2009 to 12 और 12 to 15 की जो जर्नी थी वो इस तरीके से। सो पूना इज़ ऑल्सो लाइक दैट। पूना एक ऐसा सिटी है जो मैंने हमेशा देखा है जो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। इफ़ यू लुक एट बॉम्बे एज अ मार्केट, बॉम्बे ग्रोज वर्टिकली। बॉम्बे में प्रोबेबली अंधेरी ईस्ट एंड वेस्ट आर कंप्लीटली डिफरेंट मार्केट्स, द बजट्स आर डिफरेंट, टेस्ट इज़ डिफरेंट, लोगों के प्रेफरेंस बहुत अलग है। पूना में अगर आप देखेंगे तो 8 किलोमीटर में 2 BHK 70 लाख में मिल ही रहा है, राइट? तो ऑप्शन ज़्यादा है, तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट मार्केट वेयर बहुत सारी फ्रिंज लोकेलिटीज़ अंदर आ रही हैं, कोर एरियाज़ में आ रही हैं, वो डेवलप और बेटर तरीके से हो रही हैं। ट्रैफिक एंड मेंटेनेंस इज़ मच बेटर, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ गेटिंग बेटर। तो आई थिंक पूना के जो फ्रिंज मार्केट्स है, अपकमिंग लोकेलिटीज़ है, वो हमने 2017 से लेकर 23 में बहुत अच्छे से ग्रो होते हुए देखा है। ओके। आने वाले टाइम की बात करूँ देन आई थिंक रीडेवलपमेंट इज़ अगेन अ बिगर गेम। जितने कोर एरियाज है पूना के, हर लेन हर बाई लेन में देयर आर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। ऑल सिटी एरियाज पूरा कवर हो रहा है। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आज कोई ब्रोकिंग के जैसे आप सेगमेंट से, आपके पास एक रीसेल का सेगमेंट है, एक कमर्शियल है, एक प्राइमरी है। आज अगर आपके पास रीडेवलपमेंट का सेगमेंट नहीं है तो यू आर मिसिंग ऑन अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। दिस इज माई 2 bits ऑफ सजेशन टू यू कि अगर आपने वो सेगमेंट को मिस किया है देन दिस इज द राइट टाइम टू जंप इनटू इट। एक्चुअली इससे ही रिलेटेड एक सवाल पूछना है मुझे कि आपने ऐसे भी ब्रोकर्स देखे रहेंगे जिन्होंने जो सिर्फ प्राइमरी में काम करते हैं, कुछ बोलते हैं मैं सिर्फ रीसेल में काम करता हूँ, कोई बोलता है मैं सिर्फ लॉन्चेस में काम करता हूँ, कोई बोलता है नहीं मैं रेंटल ही करता हूँ, कोई लैंड ही बेच रहा है। तो ये सब सही है, ऐसा ही चलना चाहिए, या फिर आगे आने वाले दिन आफ्टर रेरा अभी आप इतना इवॉल्व हो चुके हैं अपन और आप इतने लोगों से मिलते हैं, डेवलपर्स को भी आप कॉन्स्टेंटली कनेक्ट में रहते हैं, तो ये सही तरीका है कि एक ने एक ही स्पेशली एक ही चीज़ पे काम करना चाहिए, या आपका क्या नज़रिया है ये चीज़ों के बारे में कि आने वाले दिन क्या बोल रहे हैं? आई थिंक वो पुरानी कहावत है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो आई थिंक यही होने वाला है। अगर आप सारे ट्रेड्स के मास्टर नहीं हो देन आई थिंक कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। रियल एस्टेट में हमेशा एक साइकिल आती है एंड ये साइकिल ऐसा है कि व्हाट गोज अप हैज़ टू कम डाउन। तो सर्टेन डिग्री ऑफ करेक्शन कभी ना कभी आना है। अब ये करेक्शन 1 साल में आए, 2 साल में आए, किसी पॉलिटिकल रीजन से आए, कोई कोविड आ जाए, तो यू नेवर नो, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट वॉर बायोलॉजिकल होने वाली है या वो बंदूक से होने वाली है, राइट? सो वी नेवर नो। तो आपको अगर अपने आप को इस सिचुएशन में सेफगार्ड करना है तो यू शुड बी प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। अगर आप किसी बायर की भी जर्नी देखेंगे तो कभी ना कभी जब जैसे मेरी जर्नी आप देखेंगे तो पहले मुझे रेंट पे फ्लैट चाहिए था, फिर मैंने रीसेल का एक अपार्टमेंट खरीदा जो मैंने पाषाण में खरीदा, वहाँ से फिर मैंने बानेर में एक अपार्टमेंट खरीदा जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो कहीं ना कहीं जो जिस ब्रोकर ने मुझे रेंटल पे फ्लैट दिया था उसी ब्रोकर ने मुझे रीसेल का फ्लैट दिया, और उसी ने मुझे वो प्राइमरी के फ्लैट तक लेके गया। अच्छा, यानी आपके साथ में वो इतने दिन एक साथ में था? एग्जैक्टली, क्योंकि वो तीनों वर्टिकल में काम कर रहा था। एब्सोल्युटली। तो वो रिलेशनशिप मेंटेन रखना और कहीं ना कहीं वो समझना कि आपका आज रीसेल का कस्टमर आपका प्राइमरी का कस्टमर है, आपका आज रेंटल का कस्टमर कल आपका रीसेल का कस्टमर है। एंड जैसे मैंने आपको कहा, इट इज़ ऑल अबाउट रेलिवेंस। सही बात है। अगर आप 365 डेज रेलिवेंट है मार्केट में, हर पीस ऑफ मार्केट में, देन यू कैन मेक मनी।
मैंने कुछ ऐसे ब्रोकर्स चैनल पार्टनर्स देखे हैं जो सिर्फ लॉन्च में काम करते हैं। तो जब लॉन्च होता है तो वो लॉन्च के वक्त में फुल एक्टिव रहते हैं, उनके पास स्टाफ होता है, सब चीज़ें होती है। पर जैसे ही कुछ टाइम ऐसा आ जाता है कि किसी के पास लॉन्च नहीं है, सब सस्टेनेंस में चले गए, अभी जो माल बचा है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, उतना ही बेचना है। तो ये लोग मार्केट में रहते ही नहीं है। फिर ये इनको कभी कनेक्ट करो आप तो ये घर पे है, काम ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसके वजह से उनका ईयरली जो चार्ट है वो ड्रॉप हो जाता है जी। उसके अगेंस्ट मैंने ऐसे भी कुछ देखे कि एक्चुअली सिर्फ वो रेंटल में काम करते हैं, पर अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो रीसेल भी कर लेंगे। बिल्कुल। अगर कस्टमर वो हिसाब से अगर न्यू बोल रहा है तो वो न्यू में भी जाएंगे। जी। तो सब जगह पे काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अगर दोनों का ग्राफ उठा के देखेंगे आप तो ये लोगों का टर्नओवर ज़्यादा है जो जी। कि हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं। जब Absolutely। रेंटल में है तो रेंटल भी मिल रहा है, जी। रीसेल कर रहे हैं उधर भी मिल रहा है। तो ये जो जर्नी आपने बताई ना, ये एकदम कनेक्ट कर गई मुझे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक बायर, प्रॉपर्टी बाइंग इज अगेन वेरी इमोशनल डिसीजन। इसमें लॉजिक सिर्फ फाइनेंस का आता है। अगर आपके पास फाइनेंस है तो आप उसको खरीद सकते हो, सही बिकॉज है। आपको वही एक चीज़ एबल कर सकती है कि आप वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सको। नाउ इंडियंस, हम लोग जिस मेंटालिटी और जिस अपब्रिंगिंग में आते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल होता है, वो टूल होता है इनहेरिटेंस का। तो बहुत बार आपके कौन से बायर को क्या इनहेरिट होके मिल रहा है आपको नहीं पता होगा। और जब कोई अच्छा अमाउंट इनहेरिट करता है या अच्छी प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, वो या तो उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता है या तुरंत इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है। और उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को रियल एस्टेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज एन एस्टेट विच इज रियल। यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, यू कैन एक्सपीरियंस इट, यू कैन सेल इट, you can buy another one, right? That is why it is real estate. So I think it is a very exciting field to be in it, and it is also important कि आप आपके buyers में, अगर आप हर segment में cater कर रहे हैं तो आप आपके buyers के साथ 365 दिन नहीं, शायद 30 साल तक रेलिवेंट रह सके। सही बात है, सही बात है। एक्चुअली मैंने देखा है कि कुछ जनरेशंस के बिल्कुल। ब्रोकर्स है कि जिन्होंने उनके दादा को भी कुछ जी। प्रॉपर्टी दी थी, अभी उनके फादर को भी दिया, अभी उनको भी दे रहे। और वही तो जनरेशंस को ब्रोकर केटर करने वाले भी है अवेलेबल। बिल्कुल, और वो खुद थ्रू जनरेशंस वही काम कर भी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका बैकबोन इज वेरी स्ट्रांग। उन्हें पता है कि उनका जो रेफरेंस का बिजनेस है या उनका जो कोर बिजनेस है या उनके जो कोर इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। आप अगर आपके किसी एक बायर को कुछ पैसा बना के दे दोगे, वो बायर आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। सही बात है। इट इज़ अबाउट ट्रस्ट। इफ़ योर बायर ट्रस्ट्स यू विथ हिज मनी, यू आर अ वेरी रिच मैन। सही बात बोला आपने। आपके टोटल वर्टिकल्स में जैसा पूना आता है, वैसे और भी कोई लोकेशंस आते हैं, सिटीज आते हैं। जी जी। तो वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट कैसे, कौन से लोकेशंस आते हैं आपके? तो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, ये Okay. दो मेजर लोकेशन है। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में भी हमारे जो मेजर प्रेजेंस है वो नागपुर में है, विच इज़ अ वेरी बिग मार्केट। नासिक इज़ अ वेरी डायनामिक मार्केट। आई थिंक द इंफ्रास्ट्रक्चर इन नासिक जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन वेरी स्ट्रांग। बहुत अच्छे ब्रांड्स आने लगे हैं, बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के तो एलिवेशन देख के ये सोचता हूँ मैं कभी कि ऐसे कभी एलिवेशन पूना में आएंगे कि नहीं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खानदेश से जो लोग आते हैं खरीदने, या फिर एक लाइफस्टाइल जो अपग्रेड हो रही है, तो ये क्या है, अर्बनाइजेशन चल रहा है। तो स्मॉलर प्लेसेस जितनी भी है वो एम्पावर हो रही हैं, कोवर्किंग स्पेसेस जा रहे हैं। पूना से कंपनीज बाहर जाके हायरिंग कर रही है, लोग चंडीगढ़ जाके हायरिंग कर रहे हैं, लोग नासिक इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज, वहाँ से हायरिंग कर रहे हैं। नासिक की सारे कॉलेजेस कम अंडर पूना यूनिवर्सिटी। हाँ, अब आप डिसाइड करिए कि आपको पूना जाके स्पेंड करना है या नासिक में जाके एजुकेशन करना है, बिकॉज बोथ कम्स अंडर पूना यूनिवर्सिटी। यस यस यस। तो देर इज अ सर्टन मेंटालिटी ऑफ पॉपुलेशन विच बिलीव्स कि यार नासिक जाके पढ़ाई करते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कम है, एंड इस वजह से भी वो एरियाज एक्सप्लोर हो रहे हैं, वो एक एरियाज बढ़ रहे हैं, वहाँ की डिमांड सप्लाई बहुत अच्छे से बढ़ रही है। फिर नागपुर इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट मार्केट। नागपुर एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्लॉट की भी रिक्वायरमेंट वैसी है, अंडर कंस्ट्रक्शन की भी रिक्वायरमेंट वैसी है। आई थिंक देयर आर सम प्लेसेस इन नागपुर जहाँ पे प्लॉट के प्राइसेस पूना से महंगे हैं। हाँ क्या? बिल्कुल। क्या 6,000 रुपये 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट लोग छोटा इंडिविजुअल प्लॉट खरीदते हैं। नहीं, ये बात मनीष नगर, बेसा, दीज आर ऑल वेरी वेरी हेवी पॉपुलेटेड रीसेल मार्केट्स। गोवा में क्या है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी पसंदीदा मेरी पसंदीदा एरिया है गोवा। गोवा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई थिंक एक ऐसा मार्केट है जो आपको दो पहलू दिखा सकता है। नॉर्थ इज अ वेरी डायनामिक, वेरी वाइब्रेंट मार्केट, वेरी हैपनिंग प्लेस एंड सुपर्ब मार्केट, एंड साउथ उतना ही सटल है, उतना ही पीसफुल है।
गोवा में आई थिंक अगले 3 साल में गोवा को आप गुड़गांव बुला सकते हो। क्या बात क्योंकि गोवा में जो सेलिंग हुई है पिछले 2-2.5 साल में, या फिर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, आई थिंक इट इज़ 90% ऑफ इन्वेंट्रीज हैव बीन बॉट बाय आउटसाइडर्स। हाँ इट इज़ नॉट पीपल फ्रॉम गोवा। वहाँ के रेंटल इनकम्स, पहले ऐसा होता था ना कि गोवा में अब सीजन है, अब जाना चाहिए। हाँ दिसंबर है गोवा या- 365 दिन सीजन है। अब तो हो गया वो। गोवा में ऑफ सीजन भी सीजन है। एक्चुअली जो यंगस्टर्स है ना, उनका एक अगर आप ये देखेंगे जैसे गोल्स है ना, उसमें बहुत सारे लोगों के आज के डेट में गोल्स है कि मुझे गोवा में एक अपार्टमेंट खरीदना है। बिल्कुल बिल्कुल, यस। अच्छा, ये डेटा एनालिसिस से ही पता चला है मुझे कि अब गोवा में लेना है। एक्चुअली मेरा अगला सवाल इससे ही रिलेटेड है। आप बैकएंड पे जब काम करते हैं, यानी आपने इतने पोर्टल्स में काम किया है, बैकएंड पे आप जब देखते हैं कि क्या चल रहा है, तो आगे आने वाला ट्रेंड क्या दिखाता है आपको? यानी जो साइकिल्स आप देखते हैं, डाटा जब आपके पास रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी एक चीज़ आप पकड़ के चलिए, रीसेल, रेंटिंग वगैरह, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो डाटा रहेगा आपका। तो जर्नी आपने देखी होगी, कस्टमर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके लैंड किया। आज के डेट में अगर देखेंगे तो बहुत सारे ब्रोकर्स के पास ये सवाल रहता है कि कस्टमर को हम कॉल करते हैं और कस्टमर का फीडबैक कुछ अलग है जी। ठीक है, तो आप इसको कुछ एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं क्या कि एक्चुअली वो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट कुछ अलग डाली थी पर वो आज कुछ अलग ही मांग रहा है कुछ दिनों के बाद में? जी। तो इसको मेरा हाँ, मैं समझ गया। मैं आपको बताता हूँ, आप जिस डेटा पॉइंट को लीड कहते हैं ना, हम उसको डेटा पॉइंट कहते हैं। ओके, तो हम वो डेटा पॉइंट को बहुत ही माइक्रो लेवल पे वॉच करते हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। तो एक बायर का जर्नी जो होता है ना, वो कितना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है, वो आज किस प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, 15 डेज बाद, 15 दिन बाद वो कौन सी प्रॉपर्टी पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अब किसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो एक क्लस्टर ऑफ माइक्रो लोकेलिटीज़ में ही सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं डेटा पॉइंट्स के। तो हमारे लिए हर डेटा पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई अग्रेसिवली सर्च कर रहा है, तो इट बिकम्स अ वेरी हॉट लीड फॉर यू। हाँ, एंड हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट इसलिए वो डेटा पॉइंट कि हमें ऐसा लगता है कि उसे जो चाहिए वो शायद मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए आज आप कोई भी प्रॉपर्टी पोर्टल देखेंगे या हमारा पोर्टल देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपको फिनेंस रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, आपको आर्टिकल्स पढ़ने मिलते हैं, आपको लोकेलिटी के रिव्यू मिलते हैं, आपको एक प्रोजेक्ट की इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको रेरा पे जितनी डिटेल्स आप जो भी डेवलपर्स ओपनली रेरा के साथ शेयर करते हैं वो सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर्टी पोर्टल्स में मिलती है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑल्सो, प्रीवियस ट्रांजैक्शंस। आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने की लोकेलिटी के ट्रेंड क्या है, यस, ये प्रोजेक्ट के प्राइस के ट्रेंड क्या है। तो एक टाइप का फोमो भी क्रिएट होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आई थिंक इस प्राइस में मैंने प्रॉपर्टी मिस कर दी है और इसका 6 महीने से ग्राफ बढ़ते जा रहा है, महंगी होते जा रही है, तो अब मिस नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जन होता है उस डेटा पॉइंट का कि नहीं अब मैं डिसाइड करता हूँ मुझे लेना ही है। सो हम जिस डेटा पॉइंट को जिस एस्पेक्ट से देखते हैं, हमने जो उनकी जर्नी मैप की होती है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू गेज। ओके, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे ब्रोकर्स को कि उन्होंने लीड जनरेशन को किस एंगल से देखना चाहिए और लीड्स को किस किस फनल से लाना चाहिए? यस, आई थिंक प्रोबिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब किसी भी कस्टमर का आपके पास जब भी कोई डेटा पॉइंट आता है तो आप उस डेटा पॉइंट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी टाइमलाइंस मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सुबह आते हैं 9:30 बजे, वो सेम लीड पे सेम टाइम पे कॉल करते हैं एंड उनका रिजल्ट सेम रहता है क्योंकि इनपुट सेम था। अगर मैं आपको मेरा लैपटॉप दे दूँ और मैं आपको बोलूँ आप इसमें पासवर्ड डालिए, तो आप क्या करेंगे? आप नहीं खोल पाएंगे, राइट? अच्छा, अगर मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ और मैं गलत पासवर्ड एक बार डालता हूँ, वो नहीं खुलेगा। मैं फिर से वही गलत पासवर्ड डालता हूँ तो खुलेगा? नहीं खुलेगा। मैं फिर से एक बार गलत पासवर्ड डालता हूँ तो खुलेगा? नहीं खुलेगा। नहीं। तो मुझे इनपुट चेंज करना पड़ेगा। द सेम सजेशन गोज़ टू, अगर आप आउटपुट में चेंज लाना चाहते हैं तो आपको इनपुट चेंज करना पड़ेगा। ओके, आपको आपके तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको टाइम जोन्स में कॉलिंग चेंज करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है एक मैंडेट लेना पड़ेगा कि मैं हर कॉन्वर्सेशन जो हर डेटा पॉइंट से कर रहा हूँ मैं मिनिमम 2.5 मिनट का कर रहा हूँ, मैं मिनिमम 3.5 मिनट का कर रहा हूँ। मीनिंगफुल चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले समय में, रादर देन जस्ट कलेक्टिंग डेटा। डेटा बहुत जगह से मिलता है, कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ लोगों को रेफरेंस से मिल जाता है, कुछ लोगों का सालों पुराना डेटा पड़ा हुआ है। बट मेरा एक क्वेश्चन है इन चीज़ों पे कि आप जब टेली कॉलिंग करते हैं और आपका नंबर कोई स्पैम में हो जाता है, आप कितना जल्दी सिम कार्ड चेंज कर देते हैं? इमीडिएटली करना ही पड़ता है क्योंकि वो कोई सामने कॉलर उठाएगा नहीं कॉल। करेक्ट। तो आपको क्यों लगता है कि आपका सालों पुराना डेटा आज भी फोन उठाएगा? सही बात है।
तो आपको आपके इनपुट मैकेनिज्म्स चेंज करने होंगे, आपको आपके डेटा को विथ रिस्पेक्ट ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज योर डेटा इज़ करेंसी. आप आज 500 रुपये का नोट आपके हाथ में तो आप फेक नहीं दोगे, राइट? बराबर है. आप उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे. तो टुडे डेटा इज़ द न्यू करेंसी. एक्चुअली एक नई चीज़ जो मैंने सुनी है वो ऐसी है कि कुछ ट्राई ने भी कुछ नॉर्म्स लाए हुए हैं कि अपन जो रिपीटेड कॉल करने वाले जो सेल्स प्रोफेशन, नॉट ओनली रियल एस्टेट, एनी सेल्स प्रोफेशन हु कॉन्स्टेंटली कॉल, जो कॉल करते हैं, तो वो ट्राई भी इसके अगेंस्ट में अभी कुछ नए नॉर्म्स लेके आया है कि अभी तक जो लोगों को क्लियर नहीं है जी. तो उसके बारे में आप कुछ आइडिया दे सकते हैं? तो ट्राई के रेगुलेशंस आर गेटिंग स्ट्रिक्टर, बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं वो लोग. इवन टेलीकॉम कंपनीज जो हैं उनके भी नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं. कहीं ना कहीं दे हैव ऑल्सो रियलाइज्ड, हमारा उस पर स्टडी चल रहा है अभी, वी हैव नॉट कंक्लूडेड आवर स्टडी ऑन इट, बट हमें उसका क्रक्स पता चल गया है एंड वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट एंड वी विल बहुत जल्दी हम ये सोल्यूशन भी है ना आपके सामने लेके आएंगे विच विल बी एन आई ओपनर. तो जैसे आज एक लार्ज सेल्स टीम होती है और अगर आप हर 1.5 महीने में अपने सिम कार्ड्स बदल रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी दिस इज़ अ लॉस ऑफ बिजनेस फॉर द टेलीकॉम कंपनी. अब वो लॉस ऑफ बिजनेस को ब्रिज गैप करने के लिए वो लोग कुछ स्टेप्स ले रहे हैं. ओके. वन ऑफ द स्टेप्स कैन बी के कनेक्टिविटी, कि आपने कॉल कर रहे हैं, रिंग जा रही है, सामने वाले को फ़ोन नहीं जा रहा है, आइडियल सोल्यूशन है उनके लिए. एंड आप ब्लेम करेंगे डेटा पॉइंट को, ये भी पॉसिबल है. द अदर पॉसिबल इज़ कि आपका कॉल स्पैम मार्क हो जाए, या आप फिर उनको पैसा दीजिए और फिर वो अनस्पैम मार्क करे. तीसरी पॉसिबिलिटीज़ आप बिजनेस प्लान ले लीजिए, आप पोस्टपेड नंबर्स ले लीजिए, यू गारंटी देम कि हम आपका बिजनेस कभी लूज़ नहीं होने देंगे, एंड प्रोबेबली दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू विथ रिस्पेक्ट. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कुकिंग राइट नाउ एंड बहुत जल्दी एक रिविलेशन होगा इस बारे में. नहीं, हमें जानना है एक्चुअली, अगले एपिसोड में आप हमें पक्का ये बताइए. Definitely. मुझे और एक चीज़ जानने में बहुत क्यूरियोसिटी है. आपने डिजिटल का जो जर्नी है वो जब प्रिंट से डिजिटल में शिफ्ट हुआ तो उस वक्त में भी आप ये इंडस्ट्री में थे जब ये प्रिंट मीडिया इतनी स्ट्रांग थी. यानी मैं खुद देखता था कि हर सैटरडे संडे 2-3 पेजेस डेवलपर के ऐड ही ऐड है. और आज के डेट में अगर देखेंगे तो वो लगभग नहीं के बराबर है. तो वो जो ट्रांजिट था कि प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया में जब आए तो उसमें क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या चेंजेस आए, और उससे रिलेटेड कोई आपका एक एक्सपीरियंस हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए. हाँ, बहुत एक्सपीरियंसेस है. आई थिंक प्रॉपर्टी पोर्टल होने के बावजूद देयर हैव बीन इंस्टेंसेस के हम भी सुबह 5 बजे यूनिवर्सिटी ब्रिज के नीचे खड़े रह के हमारे प्रॉपर्टी पोर्टल के और हमारे इवेंट के लीफलेट्स न्यूज़पेपर में डालते थे ताकि हमारा ट्रैफिक बढ़े. सही है. हम प्रिंट एड्स देते थे ताकि हमारा ट्रैफिक बढ़े. हम ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग करते थे ताकि हमारा ट्रैफिक बढ़े. आज भी हम काफ़ी हद तक टीवी एड्स वगैरह करते हैं, बट दैट इज़ बिकॉज रिकॉल वैल्यू बढ़ना चाहिए उसके लिए, बट वी हैव डिसेंट ट्रैफिक. तो वो सब है. ट्रांजिशन तो बहुत अच्छा हुआ है. आपके साथ भी हुआ होगा, पहले आप 2 GB 30 डेज में यूज़ करते थे, आज आप 2 GB पर डे यूज़ कर रहे हैं, और अब उससे भी ज़्यादा हो जाता है दिन भर में. अब आपके पास अनलिमिटेड प्लान है. अनलिमिटेड तो ये ट्रांजिशन हुआ है. मतलब बहुत एक्साइटिंग किस्से है. मेरा पहला एक डेवलपर का भी किस्सा मैं बता सकता हूँ आपको कि एक टाइम था जब मेरी एक बहुत बड़ी सेल हुई थी एक डेवलपर के साथ, एंड इतना अच्छा था उस टाइम पे, अमाउंट वाज सच, वो 3-3.5 लाख रुपए होंगे उस टाइम पे, बट वो बहुत बड़ी चीज़ थी. इनिशियल डेज में उतनी बड़ी अमाउंट, एक डेवलपर ने उतनी अमाउंट दी. तो हम करते ही थे 20-25 लाख, तो उसमें से 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख रुपए एक डेवलपर ने दे दिए. तो नेशनल सेल्स हेड का फ़ोन आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस के मेल आ गए, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड एक अलग एंथुजियाज्म मोटिवेशन आ गया. और वो सारा मोटिवेशन ना वो 2 दिन में चला गया. अच्छा. वो डेवलपर ने 2 दिन के बाद फ़ोन किया, वो जो ऐड है ना वो कुछ बरोबर नहीं है, तो हमें ना ऐड कैंसिल करना है. तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी. तो मैं भाग के गया अपने मेंटर के पास और मैंने बोला कि सर अब ये तो पंगा हो गया है, आप बताइए क्या करें. तो मेरे मेंटर भी बोले तू ये सब छोड़, तू बाइक निकाल अपन चलते पहले उनके पास. तो हम गए उनके पास, हम बैठे, एंड बहुत ही दबी हुई आवाज़ में मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हो गया, मतलब अभी तो चालू भी नहीं हुआ, अभी तो परफॉर्म करेंगे सर, हम कर लेंगे, डोंट वरी सर. तो उन्होंने ऐसे अपनी स्क्रीन घुमाई और मुझे बोला नहीं, हमने जो ऐड सोचा था ना वो ऐड 6x3 का होना चाहिए था, ये ऐड उससे छोटा है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें कैंसिल करना है. आई वॉज इन अ शॉक. मुझे तो समझ में नहीं आया कि ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं. मैंने अपने बॉस की तरफ देखा एंड मैं उनको काउंटर करने जा रहा था और मेरे बॉस ने मेरा हाथ पकड़ लिया. एक मिनट. मेरे बॉस ने ऐसे लैपटॉप घुमाया
उन्होंने एक फ़ोन किया, किसी को फ़ोन नहीं किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले मैं 1 मिनट आता हूँ। वो बाहर गए, बात करते हुए अंदर आए, अंदर बैठे, उन्होंने कंट्रोल बटन दबाया और माउस को एनलार्ज किया तो स्क्रीन बड़ी हो गई। उन्होंने उन डेवलपर को बोला कि हाँ सर मैंने बात किया, अब देखिए आपका ऐड थोड़ा बड़ा हो गया और जो आप जो बोल रहे हो ना उससे भी बड़ा कर दिया, अब आप इसको ऐसे ही रखिएगा, ऐसे ही दिखेगा। तो हमने इंटरनेट उस समय में बेचा है कि जब कोई भी डेवलपर प्रिंट को पैसा दे देता था, रेडियो में पैसा देता था, और अगर कुछ बच गया तब वो बोलता था यार वो एक काम करो, प्रॉपर्टी पोर्टल वाले को बुला लो और उनको दे दो। सही है, सही है। तो और उस टाइम पे ऐसा लगता था, और हम उसी फर्म में थे हम। टाइम्स ग्रुप वाज सच के यार प्रिंट एड्स देने के लिए लोग प्रिंट ऑफिस में जाके ऐड देते थे। और हमें तो यार 80-100 किलोमीटर घूम के कन्विंस करना पड़ता था कि आप यहाँ ऐड दे दो। तो उस एज से आज हम जिस पोजीशन पे पहुंचे, यस इट इज़ अ वेरी डिफरेंट ट्रांजिशन। आज तो मेरे ख्याल से 10-15% ही बचा है जो भी है, बाकी तो सब डिजिटल पे शिफ्ट हुआ, सब डिजिटल अलग डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हुआ है। पर ये बहुत भारी किस्सा था आपका। मुझे एक कोई सक्सेस स्टोरी आप शेयर कर पाएंगे कि जो एक आउट ऑफ द बॉक्स यानी आपको हमेशा याद आती है कि ये इंडस्ट्री में आने के बाद आपने कोई किसी के लाइफ में या फिर कस्टमर के लाइफ में कुछ तो एक चेंज हुआ, एक आपके लिए एज नॉट फॉर मनी एज सच, पर कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में कुछ चेंज कर पाए आप, तो ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी है? आई थिंक बहुत क्लोजली बहुत लोगों के साथ काम किया है, एंड बहुत सारी सक्सेस, उनकी सक्सेस में मैं अपनी सक्सेस स्टोरी ढूंढता हूँ। क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जब रेज होता है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे जब तक आपके बैक ऑफ द माइंड में ये ना हो कि हाँ इसका सोल्यूशन होगा। अब जैसे वॉल्केनो, इसका ये कोई सोल्यूशन नहीं है तो हम इसको नेचुरल कैलेमिटी बोलते हैं, है ना? yes. बाढ़ आ जाए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अर्थक्वेक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब कोई क्लाइंट कोई बोलता है कि यार ये प्रॉब्लम है, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज डू इज़ आई चैलेंज माई सेल्फ एंड उसका सोल्यूशन ढूंढने जाते हैं। क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं अगर इसका सक्सेस स्टोरी मिल जाता है उस क्लाइंट को, तो उसी सक्सेस स्टोरी में हमारा सक्सेस स्टोरी है। तो बहुत सारी हैं ऐसे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को बहुत अलग अलग पैमाने पे ग्रो होते हुए देखा है। इन पर्टिकुलर वन थिंग दैट जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि बायर को रेगुलरली टैप करो। आपकी टीम्स में ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कर रहे हो, अगर आप अभिजीत हैं और आपके नीचे अगर आप 5 अभिजीत नहीं बना पाए, देन प्रोबेबली दैट इज़ अ बिगेस्ट लॉस, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी अ टाइम कि आपको अपनी चीज़ें डेलीगेट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों में मैंने बहुत क्लोजली काम किया है लोगों के साथ, उनको ट्रेन करने की कोशिश की है, उनकी टीम्स को ट्रेन करने की कोशिश की है। एक्सेल पे मैंने बहुत लोगों को काम सिखाया है कि कैसे करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पिवट नहीं समझ में आता, या फिर जिनको ऐसा लगता है यार वो फीडबैक तूने तो 15 मिनट में बना दिया मेरे एक्सेल शीट पे, यार मुझे तो 2 दिन लगते थे। तो ये छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, बट ये सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको एम्पावर करती हैं बेटर करने के लिए। एक मेरे क्लाइंट थे जो कम्प्लीटली नए एरिया में अंडर कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, और एक उनका सबसे बड़ा तो डिजिटली चैलेंज क्या होता है जब भी कोई नया एरिया डेवलप होता है, जैसे किवले डेवलप हुआ। अब किवले का तो कीवर्ड ना पोर्टल पे सर्च होता है ना गूगल पे सर्च होता है। जब सर्च ही नहीं होता तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा? सही बात है, राइट। तो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि एक माइक्रो लोकेलिटी को मैक्रो लोकेलिटी से मैरी कर लेते हैं, बट किवले के बाद लोगों को ध्यान में आता था तो सीधा वाकड़ था, एंड द डिस्टेंस इज ह्यूज, द प्राइसिंग इज डिफरेंट। तो वो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो फिर मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप आपकी रीसेल की पॉपुलेशन बढ़ाओ प्रॉपर्टी की, उधर आप सोर्सिंग पे ज़्यादा फोकस दो। आपकी जो लोग बैठ के सिर्फ कॉल कर रहे हैं आप उनको फील्ड पे भेजिए। तो हमने एक टास्क शीट बनाई, वो टास्क शीट में आउटडोर डेज का एक शेड्यूल बनाया where everybody was asked to get at least 10 brochures from a specific pocket. Okay. और फिर वो 10 brochures पे उनको बताया गया कि आप ये 10 brochures अपने कलीग को समझाएंगे in the form of training. Okay. अब इससे क्या हो गया, suddenly there was a workforce of 15 people who had entire knowledge about the entire locality, plus उन्होंने इतने projects source कर लिए थे जो online available नहीं थे. Okay. और उन्होंने वो सारे projects online advertise कर दिए. अच्छा, अब क्योंकि उनके नाम की वो सप्लाई बढ़ गई वहाँ पे, और आप कभी भी एक बायर की जर्नी देखेंगे, जैसे लॉन्च स्टेज में भी बहुत बार होता है, नए लॉन्च पे ट्रैक्शन आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि बायर को कुछ नया सुनना है। सही बात। बायर को कुछ नया इंटरेस्ट करता है। तो जैसे ही आप आपका सप्लाई बढ़ाते हैं तो आपके पास अपने आप रिस्पॉन्डेंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके।
तो दिस इज़ वन की एरिया जो अब हमने वो किया तो सडनली वो 40-45 रिस्पॉन्सेज से हम 150 रिस्पॉन्सेज पे पहुंच गए इन 7 days. तो आई थिंक दैट इज़ वन की सक्सेस स्टोरी जिसको हमने बहुत बार रेप्लिकेट भी किया है. बहुत ऐसे बिजनेस मॉडल्स होते हैं जो आप हर जगह रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट विद द राइट साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल अप्रोच कि आपके पास कितने लोग हैं, उनकी लीड्स की एपेटाइट कितनी है, क्या हम उतनी लीड्स जनरेट कर पा रहे हैं क्या. अगर हम नहीं कर पा रहे देन यू आर एक्सेस इन मैन फोर्स. आपका मैन पावर ज़्यादा है, आप या तो उतनी लीड जनरेट करके उन्हें दीजिए ताकि उनकी एग्जिस्टेंस जस्टिफाई हो, या तो आप मैन फोर्स कट कर दीजिए और उन्हें कोई दूसरा काम दीजिए, सोर्सिंग का काम दे दीजिए. आज सोर्सिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ताकि अगर आपके पास आपके बायर को कुछ नया बताने का इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपके पास कुछ नया उनको बताने के लिए दिखाने के लिए कोई टूल्स नहीं है, तो ही विल नेवर बी इंटरेस्टेड इन इंक्लाइन टुवर्ड्स यू. क्या बात है. आज एक्चुअली बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिली जो बैकएंड पे चलती है, पर जो ब्रोकर्स को, चैनल पार्टनर्स को पता नहीं है कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्केट देखना चाहिए, और आपके जो वाइब्स है, जो मोटिवेशन है, यानी जो आप खुद ही इतने मोटिवेटेड रहते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं. जो आपके रेजोल्यूशन जो मैंने सुने अगले साल के, वो सुनने के बाद मैंने अभी मैं नोट करके रखने वाला हूँ. मैं भी अभी अगले इसके लिए मेरे भी कुछ ऐसे ही बनाने वाला हूँ. बिल्कुल. और आज बहुत नई चीज़ें सीखने मिली मौलिक जी आपसे. इट वॉज सच में बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था, और पक्का अपने को अगली बार फिर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल बचे हैं, ठीक है, जो कि अपने को और भी कवर करना है. क्योंकि क्या है कि ये आपकी जो फील्ड है, इसमें रोज नए चेंजेस आ रहे हैं, आप रोज नई चीज़ें देख रही है जो हमारे तक नहीं आ पाते. एज अ चैनल पार्टनर बहुत सारी चीज़ें जो नज़र से भी चूक जाती है, देख नहीं पाते हम, पर आपके नज़रिए से जब देखते हैं ना हम, तो पता चलता है कि अरे बहुत सारी चीज़ें हैं करने जैसी, जो करनी चाहिए, जो रेगुलर प्रैक्टिस में ब्रोकर्स नहीं करते, जो करने से एक्चुअली उनको बहुत फायदा होगा. आज बहुत चीज़ें सीखने मिली. थैंक्स मौलिक जी. थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. बहुत सारे ऐसे पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी है आज. वो ऐसे वो 12-13 साल की जर्नी ऐसा लग रहा है कि सामने आपके आ गई है. तो खुल गई. सो मच. थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी. सी यू.